कि सर हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आखिर हम हिंदी की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे। अरे स्टूडेंट, बस ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। हम आपको 2026 में हिंदी में बिना पढ़े 100 में 90 प्लस दिलाएंगे। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको फरवरी में हिंदी का पेपर तो देना है, लेकिन आपके हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है और आपको अंदर से डर लग रहा है कहीं हिंदी में मैं ना फेल हो जाऊं, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हिंदी में कोई भी स्टूडेंट फेल होता है ना तो वो सारे सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। आज मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूं ना कि मैं बोर्ड एग्जाम का एक स्टूडेंट हूं, मेरे सामने मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मेरे सामने हिंदी का पेपर है और मुझे हिंदी में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम हिंदी की कॉपी में ट्रिक के साथ कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें 100 में 90 प्लस दे दे। आज मैं पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी में गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी ये सब लिखकर आना है। एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत और आपको पूरे नंबर वो दे देगा। ठीक है, बस ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। ये एक वीडियो हिंदी में आपको 90 प्लस दिलाएगा। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना। देखो ये हिंदी का कोई नॉर्मल पेपर नहीं है कि मैं पेपर लेकर आया हूं, पेपर बताने वाला हूं। मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व कैसे करना है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन से ट्रिक होते हैं, कौन से ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिर आपको ये गद्यांश 10-10 नंबर के कैसे सॉल्व करके लिखना है ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ऐसा ट्रिक आप पूरे YouTube पर कहीं भी ढूंढ लेना ना, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पे अपना नाम डाल देना, यहां पे रोल नंबर, यहां पे अपना नाम डाल देना भाई, जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार से दिया है। ठीक है, ये हिंदी का पूरा पेपर है, पेपर कोड है 606 SK और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को विथ ट्रिक में सॉल्व करना सिखाऊंगा। कुछ भी नहीं आ रहा, एग्जाम देने चले गए, लिखकर आओगे 100 में 90 प्लस लेकर आओगे। हर साल मैं लाखों छात्रों को ऐसे ही बहुत अच्छे परसेंटेज से पास करवाता हूं। कुछ नोट आपको दिए गए, समय तो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, जिसमें 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ लेना। कुछ नोट दिए गए कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का आंसर देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों खंड का की। खंड का जो होता है 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा और खंड खा में भी 50 नंबर, यानी कि दोनों को मिलाकर 100 नंबर। अब खंड का में सबसे पहले आपको दिए जाएंगे 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब 5 नंबर हिंदी गद्य के इतिहास से संबंधित रहेंगे, 5 नंबर हिंदी पद्य के इतिहास से। अब देखो आप क्लास 12 में हो भैया, आप में OMR सीट नहीं है कि आप बाद में इसका आंसर भर देना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं, सबसे जरूरी, देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना तो इसका आंसर आपको पहले नहीं लिखना है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पहले है उसका आंसर पहले ही लिखो, पहले आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना जो आपको बिल्कुल आ रहा हो या थोड़ा बहुत आ रहा हो। जैसे अभी मैं गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा, पहले इसका आंसर लिखना, पहले ऑब्जेक्टिव लिखकर मत बैठ जाना कि गलत सही लिख दें, हो सकता है बाद में आपकी हेल्प हो जाए, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव कोई बता दे, तब आप कैसे लिखोगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। अगर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं या 10 में से 7-8 आ रहे हैं ना, तब उसका आंसर लिखना, नहीं तो उसको बाद में लिखना, पहले सही सही आंसर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टार्टिंग की जो पेजेज हैं उसको बहुत ध्यान से चेक करता है। तो देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर देखा जाए, इसमें कोई खास ट्रिक तो नहीं होता कि भैया मैं बता दूंगा डायरेक्ट 100% काम कर जाएगा, लेकिन हां कुछ ऐसे हैं ऑप्शंस जो ज्यादातर सही होते हैं। मेरा मानना है ना, मैं यहां पे थोड़ा ट्रिक बता देता हूं, मेरा मानना है जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों ना,
थर्ड ऑप्शन, इसके सही होने के चांसेस हैं 30%, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन होता है इसके सही होने के चांसेस भी 30% होते हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ना, इसके सही होने के चांसेस 20% है। और जो फोर्थ ऑप्शन होता है इसके सही होने के चांसेस भी 20% होते हैं। मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं कह सकता। ये ट्रिक आप तब लगाना ना जब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर फर्स्ट ऑप्शन और फिर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ध्यान से समझना, लास्ट तक तभी समझ में आएगा। जैसे 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? अब इसके लेखक है भैया बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है कि चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन सही नहीं रहता भाई, 20% चांसेस जिसके भी हैं, लेकिन अभी थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा सही होगा मुझे लग रहा है। अगला देखो, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? हमारा चैप्टर ही है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है बच्चों? तो इसके जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट फोर्थ ये सब सही जा रहा है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, किस प्रकार के? विद्यानिवास मिश्र जो है बच्चों, ये ललित निबंधों के रचनाकार हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखो, मैंने बताया था कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं। जैसे भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? अप्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। यहां पर थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। समझ रहे हो? अभी मैं गद्यांश पद्यांश सबको सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा समझ लो कि आखिर ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी गद्यांश पद्यांश सबको मैं विथ ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। फिर देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? तो ये गारसा दत्तासी हैं। देखो, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन के चांसेस मैंने 30% बताए थे, ठीक है। अगला देखो, खा वाला, मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्य धारा का कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सूफी काव्य धारा। देखो, थर्ड ऑप्शन सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? बताओ, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तीसरा ऑप्शन सही है। तो देखो, थर्ड ऑप्शन आपको थोड़ा ज्यादा सही मिलेंगे। तो ऐसा मेरा मानना है भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट काम ही कर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ट्रिक हो जाए। जब आपको कुछ भी नहीं आएगा तो लगा सकते हो। घा लहर के रचनाकार कौन है? लहर के जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखो, सेकंड ऑप्शन सही है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? अगेज जी हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। तो थर्ड और सेकंड के सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, 30% बाकी फर्स्ट और फोर्थ के भी चांसेस 20% होते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? ये ट्रिक होता है। चलो बच्चों, अब हम चलेंगे गद्यांश पे। सबसे अच्छा ट्रिक इसी में काम करता है। देखो, करना क्या है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। आपको ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना है पूरा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। देखो, 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चन का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। अब इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कहीं बाहर से हमें नहीं लाना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसी गद्यांश में। इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। 2 गद्यांश रहेंगे, अभी इसके नीचे एक और रहेगा, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। इसके लिए आप एक काम करना, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आप ऑलरेडी याद किए रहना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि किस पाठ के लेखक कौन है, इतना पता होना चाहिए। देखो, पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझो। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यह किस चैप्टर का है, कोई बच्चा बता सकता है? सिंपल है, यहां पे राष्ट्र आया है तो राष्ट्र इसमें देखो कई बार आया होगा। यहां
पे राष्ट्रीय आया है, ठीक है। तो ये राष्ट्र जो आ गया ना, इससे हमें पता चलता है कि भैया ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, ठीक है। यहां पे भी राष्ट्र है, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का ये गद्यांश है, क्योंकि इसमें राष्ट्र बार बार आ रहा है और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। मैंने कहा ना कि आपको पाठ और उसके लेखक का नाम पहले से ही याद कर लेना। अब ये आपका 2 नंबर यहां पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो रहता है बच्चों ना, यहां पे देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, बस हो गया, 2 नंबर फिक्स हो गया बहुत इजीली। सिर्फ आपको चैप्टर का नाम पहचानना है बस। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भैया जिसके नीचे रेखाएं हैं यहां से लेकर यहां तक, जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, उसकी व्याख्या करनी है। भाई इंग्लिश में नहीं करना, हिंदी को हिंदी में ही लिखना है बस। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख देना है। 2-3 लाइन में है, आपको 4-5 लाइन में लिख देना है, नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, ये मेरी गारंटी है। कैसे लिखना है अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तीसरा देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये देखो इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन का कीवर्ड ढूंढो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। जहां ये वर्ड आपको मिल जाए लिख दो। तो ये देखो सीधा सीधा आंसर दिया गया है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यही लाइन उठाकर लिख दो। देखो सीधा सीधा आंसर लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इतने आलसी होते हैं कि वो गद्यांश को पढ़ते भी नहीं है। अब जब पढ़ोगे नहीं तो लिख कैसे पाओगे, पढ़ोगे क्वेश्चन को देखोगे तभी तो आंसर मिलेगा, उसमें ढूंढोगे तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भूमि और जन के अतिरिक्त, ये तो हो गया अथवा लगा है, मतलब यही क्वेश्चन है। चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो देखो कहीं राष्ट्र का लोप इसमें लिखा है, ये देखो राष्ट्र का लोप, ठीक है। तो आपको ये पूरी लाइन उठाकर लिख देनी है, जहां से ये फुल स्टॉप लगा है वहां से उठाओ। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, बस यही उठाकर लिख दो। हो गया 2 नंबर फिक्स, यही उठाकर लिख देना है। अगला देखो भैया, 5वां क्वेश्चन देखो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो देखो सौंदर्य और सौरभ ढूंढो, तो देखो यहां पे मिल गया सौंदर्य और सौरभ, तो यहीं से लिख दो, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस यही उठाकर लिख देना है। देखो मैंने तरीका भी बता दिया है नीचे, जब आप गद्यांश को सॉल्व करना ऐसे लिखना, राष्ट्र का ... संस्कृति है। संदर्भ लिख दो, या आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। ऐसे संदर्भ आप लिख देना बढ़िया से, पाठ का ये लेखक का नाम और ये पाठ का नाम, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा सा उसी को चेंज करके हमें लिख देना है, जैसा यहां पे लिखा है, ठीक है, इसको लिख देना। फिर देखो वही क्वेश्चन तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही आंसर लिख दिया जो मैंने ढूंढा था। फिर यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखो वही चीजें लिखा है जो मैंने ढूंढकर बताया था। तो ये ट्रिक है, सिर्फ आप ढूंढिए और एक एक का आंसर लिखिए, बस कुछ नहीं है इसमें। चलो ये 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अथवा लगाए नहीं पता तो दूसरा कर लो। ये अशोक के फूल चैप्टर का है, कैसे पहचानोगे, इसमें अशोक भैया डायरेक्ट आ गए हैं। तो ये अशोक के फूल चैप्टर का, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। गद्यांश में आंसर ढूंढना आपने सीखा कि नहीं सीखा, सीख लिया होगा ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़ो और गद्यांश में आंसर ढूंढो और लिखो फटाफट करके, ठीक है। चलो अब चलते हैं पद्यांश पे। देखो भैया पद्यांश की अगर बात की जाए, देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। ये भी गद्यांश की तरह रहेगा, एक पद्यांश दिया गया है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन आपको यहां पे दे दिए गए हैं। इस पद्यांश को आप तभी कर पाओगे जब आपको हिंदी मीनिंग पता होगा। ये गद्यांश नहीं है भैया कि डायरेक्ट आंसर दिया है बस उतार देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पद्यांश गद्यांश से अलग होता है। पद्यांश में क्या होता है, आपको आंसर ढूंढने से नहीं मिलेगा, थोड़ा हिंदी मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप बना बना के तो लिख ही सकते हो ना। अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है हिंदी मीनिंग, जैसे ये है, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थेवे। ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अब आपको नहीं पता है कि ये किस चैप्टर का है,
तो एक काम करना, आप संदर्भ हेडिंग डालना बढ़िया से और लिख देना जो भी लेखक और कवि का नाम आए। हो सके तो आप सही सही लिखना भैया, थोड़ा बहुत पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि यहां पे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का ये पद्यांश है। देखो पद्यांश में बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं काम करता, लेकिन आपको लिखना जरूर है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, देखो ये 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन है। आप ऐसे करो, देखो इसका फर्स्ट वर्ड लिखो, तदंतर बैठी डॉट 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 करके निर्निध जैसी, ऐसे लिख देना। फिर पहला आप लिखना संदर्भ, या डायरेक्टली लिख देना शीर्षक का नाम, कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, हम संदर्भ में लिख देंगे। ऐसे थोड़ा बहुत आप ब्लू पेन से लिख देना, नंबर मिल जाएगा। बैठना बिल्कुल मत। अगर आपको पद्यांश का हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है ना कुछ यहां पे लिख दो। ये मैंने लिख दिया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर आप ब्लू पेन से कुछ लिख देना। नहीं आ रहा है तो गद्यांश के बीच वाले लाइन को उठाकर इसमें छाप देना, नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। ये ट्रिक है, यही सब सीक्रेट होते हैं। मैं किसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं? जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, बिना पढ़े पास होने का ट्रिक मैं बता रहा हूं ना, तो ऐसे आप लोग बना बना कर लिख दोगे। नहीं आ रहा है, आप गद्यांश का कोई लाइन उठाकर यहां पे लिख दो 2-4 लाइन, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड करके भरत राम को लेने चित्रकूट गए थे, ऐसे कुछ उसी से रिलेटेड आंसर लिखो। जैसे देखो तीसरा यहां पे क्वेश्चन है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, भरत जो है राम के भाई हैं और राम जी को वनवास हुआ था, तो लिख दो भरत राम को लेने चित्रकूट गए थे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? कितना आसान है, अयोध्या का राज्य भरत को मिला था क्योंकि राम जी को वनवास भिजवा दिया गया था, ठीक है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कोई भी अलंकार लिख दो, बढ़िया से ब्लू पेन से लिखना, अट्रैक्टिव लगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं पता ये दूसरा वाला कर लेना, ठीक है, श्रद्धा मनु का है। अब देखो जीवन परिचय की बात करते हैं। 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 3 लेखक रहेंगे, देखो 3 लेखक यहां पे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो भैया ये 100% फिक्स टॉपिक है। आप अगर एग्जाम देने जाओगे ना, आपको जीवन परिचय जरूर याद करना है और इन्हीं 3 लेखकों का याद कर लेना, 5 नंबर फिक्स है। ये 100% फिक्स टॉपिक है मेरे भाई, इसको जरूर पढ़ लो। बस इन 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो। अभी आपके पास समय है, आज ही उठाकर इन तीनों को रट लो। आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लिखना कैसे है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं भाई। ऐसे हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ऐसे आपने वासुदेव शरण अग्रवाल डाला, जीवन परिचय उनका लिख दो। आप जीवन परिचय जरूर पढ़ लो क्योंकि ये 100% फिक्स होता है, इसमें आपको ट्रिक लगाना ही ना पड़े, ठीक है। देखो ऐसे जीवन परिचय लिखो, फिर साहित्यिक परिचय लिख देना एक हेडिंग डाल के बढ़िया सा, और लास्ट में इनकी रचनाओं को लिख देना। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीवन परिचय पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, YouTube पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो हमने ना पढ़ाया हो, ठीक है। ऐसे कवियों में आप 3-4 याद कर लो, 5 नंबर फिक्स है। देखो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कविता का, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और एक सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लेना। बस 4 लोगों का याद कर लो, 4 कवियों का। आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपको ये तीन ये और एक सुमित्रा नंदन पंत का 4 याद कर लेना, काम खत्म है। इसमें आपको ट्रिक लगाना ही ना पड़े। अरे जीवन परिचय में कैसा ट्रिक, अब नहीं आएगा तब तो बना बना कर लिखना ही है, लेकिन जब ये 100% फिक्स है तो इसको हम पढ़ ही लेना, क्यों इस पे ट्रिक लगाएं। तो आप इनका याद कर लो, काम खत्म है, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आगे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हम ट्रिक लगाएंगे। और फिर भी आपको नहीं आ रहा है ना, तो जीवन परिचय ऐसे लिख देना, थोड़ा इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। अगर नहीं आ रहा है, नहीं याद किए हो, फिर भी बना बना के आप लिख सकते हो। साहित्यिक परिचय में दिनकर जी का साहित्यिक परिचय ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आपको लिख देना है, रचनाओं में कुछ लिख देना, नंबर मिल जाएगा। लेकिन भाई ये 100% फिक्स टॉपिक है, मैं तो यही कहूंगा कि इसको आप लोग जरूर पढ़ दो, इसमें ट्रिक लगाना ही ना पड़े।
क्योंकि ये 100% फिक्स है। कहानी 100 नहीं 110% फिक्स है मेरे भाई, 110% मैं बात करूंगा। देखो, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अब देखो, आपको सिर्फ 2 कहानियां पढ़ लेनी है या 3 पढ़ लो, पंचलाइट और बहादुर, ये दोनों कहानी सिर्फ आप पढ़ लो, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैंने वीडियो बनाया था पंचलाइट कहानी का सारांश, सर्च करो, 1-2 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देख लिया है। आप क्यों नहीं देख रहे हो? वो बच्चे जिन्होंने देख लिया है ना, उनको पता है कि ये 100% फिक्स टॉपिक है, आना ही आना है। तो इसमें आप क्या करो, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, या सिर्फ 2 कहानी पढ़ लो, पंचलाइट और बहादुर, लेकिन उद्देश्य और सारांश दोनों को पढ़ना। 5 नंबर कोई आपका काट ही नहीं सकता। और ऐसे लिख देना, ये कहानी मैंने डिटेल में आपको पंचलाइट और बहादुर अलग अलग दोनों कहानियों को पढ़ाया है। सिर्फ YouTube पे सर्च करना, पीछे शुभम लेक्चर लगा देना। जैसे देखो, पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखो। और ये 100% फिक्स टॉपिक है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता है बच्चों खंड काव्य। हमारे खंड का में खंड काव्य आएगा पूरे 5 नंबर का। ये भी 100% फिक्स है। ये जिला वाइज होता है, जैसे हम यूपी से हैं, कुछ जिलों में होगा श्रवण कुमार, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में आलोक वृत्त। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। और जो आपके जिले में है ना, नहीं पता है, आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लो, या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जो आपके जिले में है वही पढ़ना, फालतू मत पढ़ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जिला वाइज होता है, 100% फिक्स है। जैसे आप में जो है बस उसी को पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो जो 100% फिक्स है उसको आप पढ़ लो, उसमें ट्रिक ही ना लगाना पड़े। खंड खा पे चलेंगे बच्चों। खंड खा की बात करें तो ये भी 50 नंबर का पूरे आएगा। अब इसमें संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, पत्र, निबंध, ये सब रहेगा। देखो, जैसे देखो 8वां, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। अब जैसे ये आपको गद्यांश दिया गया, 2 दिए जाएंगे, एक ये और एक ये, 2 दिए गए हैं। अब इसका करना क्या है, देखो कुछ चैप्टर हैं, मैं अभी कहूंगा आप पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा। संस्कृत भाषा है महत्तम, जातक कथा, पंचशील सिद्धांता, महामना मालविया, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये गारंटी है हमारी। लेकिन इसका ट्रिक होता है, देखो आप इसको दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका पहले संदर्भ हेडिंग डालो, ठीक है। पहले ऐसे लिख दो, संस्कृत साहित्य से ... करके भारती इत, फिर लिखो संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से लिया गया। 2 नंबर फिक्स और 5 नंबर आपको अनुवाद का मिलेगा। देखो आपको करना क्या है, मैंने संस्कृत के गद्यांश पे कई वीडियोस बनाए हैं, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। 5-5 गद्यांश एक वीडियो में मैंने बताया है। तो इसका देखो संदर्भ लिख दिया। अब अनुवाद करने के लिए बहुत आसान है ये, देखो नहीं पता है तो कैसे लिखोगे। देखो, संस्कृत का साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य सभी लोग महाकाव्य इसी ग्रंथ और सभी ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा आप मिलता जुलता लिखो। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, देखो इसमें कुछ नहीं है, समझ लो हिंदी ही लिखा है, बस थोड़ा संस्कृत मिक्स है। देखो, संस्कृत का साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य सभी लोगों ने महाकाव्य और सभी ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये भाषा हमारी मातृभाषा से सम्मानीय है। ऐसे थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड लिख देना, नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है। अगली चीज देखो, अथवा लगाए, नहीं पता ये दूसरा कर लो, ये हमारे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से है। पद्यांश पे आते हैं संस्कृत के, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। भैया एक चैप्टर है आपके संस्कृत में, उसका नाम है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। इस पूरे चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं, इस पूरे चैप्टर को पढ़ लो, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आप कितने भी 2024, 25, 23, 21, 20 कोई भी पेपर उठाकर देख लो ना, ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर से पद्यांश आता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, देखो पहले आप इस चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लो, मतलब इस पूरे चैप्टर को पढ़ लो, फिर आपके जो और भी चैप्टर है ना उसमें किसी किसी में एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, आपका 7 नंबर फिक्स है। जैसे देखो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, अब ये हमारे सुभाषित रत्नानी से ही लिया गया है। फिर सुखार्थना कुतो विद्यार्थना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ये भी उसी से लिया गया है। तो आप पूरे सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो
उसका जाकर पद्यांश पढ़ लो। नहीं आ रहा है, इसका ऐसे लिखना, परोक्षे कार्य हंतारम डॉट 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 करके पयोमुखम लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। हो गया 2 नंबर फिक्स। इसको लिख दो, परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, और सामने मीठा बोलने वाला हो, वर्जेता दिर्सम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, उस मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे दूध से बड़े घड़े को जिसमें विष लगा होता है। बस हो गया। थोड़ा बहुत बना चढ़ा के लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। नहीं पता है भाई, गद्यांश उठाकर लिख दो। मुहावरे बहुत आसान है। देखो, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो। जैसे अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, एक पंथ दो काज, ठीक है, मतलब एक प्रयत्न से दोहरा लाभ, एक अनार 100 बीमार मतलब एक के पीछे कई लोगों का लगा होना। बस हो गया। एक ही करना, 4-4 दिए जाएंगे, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हो गया 2 नंबर फिक्स। चलो अगला, आपठित गद्यांश 5 नंबर फ्री का। देखो ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5 नंबर। जैसे आपको एक ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो आपके चैप्टर में होगा ही नहीं भाई, ये अलग से दिया जाता है, इसको पढ़ो ध्यान से। फिर इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दे दो, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो दूसरा दिया गया है। अब इसको पढ़ते हैं, देखो कितनी आसानी से आंसर मिलेगा। अभी देखो, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अब आंसर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखा है। देखो, ये वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस यही लिख दो, 1 नंबर कंप्लीट है। मतलब वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, 1 नंबर फिक्स। दूसरा, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, तो देखो ये लिखा है, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। बस 2 नंबर इसका भी फिक्स। कितना आसान है भाई, एकदम हलवा है, समझ लो। चलो तीसरा, वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो ये देखो इसका आंसर, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। उसको ऐसा लगता है कि जब तक मैं यूथ था, जब तक मैं पैसे कमा रहा था, लोग मुझे उपयोगी मान रहे थे, भाई बहुत अच्छा है। जैसे मेरी आर्थिक उपयोगिता में कमी आई, लोगों ने मुझे फालतू और परिवार की नजरों में बोझ और अनुपयोगी मान लिया, उससे इसे मानसिक पीड़ा होती है कि ऐसा आखिर क्यों है। चलो हो गया, बहुत आसान था। चलो अगला देखते हैं, ये भी हो गया। चलो अब चलते हैं शब्द युग्म पे। भाई इसमें कोई खास ट्रिक काम नहीं करेगा, इसमें आपको हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखो 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखे। जैसे अभय उभय, इसका सही अर्थ क्या होगा, भयपूर्ण और भय रहित, भयहीन और दोनों, आकाश और पृथ्वी, आशा और लापरवाही। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों भयहीन और दोनों। अभय का मतलब भयहीन, जिसको डर ना हो, उभय का मतलब दोनों। हो गया, चलो ऑप्शन सही है। वही दूसरा तीसरा ऑप्शन का यहां पर भी खेल होता है। कुल, इसका सही अर्थ क्या होगा बच्चों, पूरा और अधूरा, यहां और वहां, इस और उस और, वंश और किनारा, वंश और किनारा होगा। बस हो गया। इसके बाद देखो बच्चों अनेकार्थी शब्द, देखो पत्र को और किन नामों से जानते हैं, पत्र को पत्ता पंख बोलते हैं, तीर को तट किनारा, अनंत को विष्णु भी बोल सकते हैं, और आकाश भी। बस हो गया, 2 नंबर फिक्स। आपको किसी एक का 2 लिखना था, मैंने तीनों का बता दिया। आसान है, 3 में से एक ही करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जिसका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ बोलेंगे, जिसका ज्ञान ही कम है वो अल्पज्ञ है बच्चों। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम क्या बोलेंगे, जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम दावाग्नि बोलेंगे। ठीक है, बस हो गया। अब वाक्य संशोधन पे आ जाओ, मतलब वाक्य दिया जाएगा, साथ में गलती दी जाएगी, उसको सही करके लिखो। जैसे देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। जैसे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, कर रहा है नहीं भैया, 2 लोग हैं, तो कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, यहां पे रहे हैं रहेगा। दूसरा, सूर्य पूरब में निकलता है, नहीं भैया सूर्य पूर्व में, पूर्व लिखिएगा, पूर्व में निकलता है। तीसरा, मैं कलम के साथ लिखता हूं, नहीं मैं कलम से लिखता हूं, बस ऐसे सही कर दो। चौथा, पुत्री पराया धन होता है, अरे पुत्री जो है फीमेल है तो पुत्री पराया धन होती है। बस हो गया। क्या है इसमें, चलो रस छंद अलंकार पे चलते हैं बच्चों, 6 नंबर। देखो ये
अब मैं आपसे अगर कहूं कि आपका 6 नंबर मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट के वीडियो में कंप्लीट कराया है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको मैंने रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, तीनों एक वीडियो में जाकर देखो। 6 नंबर कंप्लीट करो, यूट्यूब पे सर्च करो रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। यहां तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, यहां पे तो सिर्फ एक एक दो दिए गए हैं, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। देखो, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। 2 नंबर। भाई तीनों को मैंने एक वीडियो में बताया है, जितने हैं सारे जाकर देखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 नंबर ये 100% फिक्स होता है हमारे हिंदी में, 100% फिक्स टॉपिक। रस, छंद, अलंकार पढ़ लो, 6 नंबर फ्री के हैं। पत्र लेखन की बात कर ले बच्चों तो 13 नंबर। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। अथवा लगा है, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त के लिए उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखो। भैया टॉप 5 पत्र मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। बस पत्र लिखने का आप लोग तरीका समझ लो, लिखा कैसे जाता है, फिर आप किसी भी टॉपिक पर बहुत आसानी से पत्र लिख दोगे। YouTube पे जाओ, सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। 5 सबसे इंपॉर्टेंट पत्र एक ही वीडियो में मैंने बताया है, लिखना भी सिखाया। जाकर पढ़ो, लिखना सीखो और छाप के आओ बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर आपका 100% फिक्स है। निबंध हमारा लास्ट टॉपिक होगा 14 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 9 नंबर। जैसे का पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति और मेरा प्रिय कवि। आप देखो ध्यान से, निबंध लिखते कैसे है ये चीज समझो। निबंध को रटा नहीं जाता है, रटने वाली चीज नहीं, लिखने वाली चीज है। जितना अच्छे से आप निबंध लिखोगे, जितना अच्छा हेडिंग डाल के लिखोगे, नंबर उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पहले एक रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा में आप जितने भी निबंध लिखोगे सबका हेडिंग लिख देना। जैसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड आप 3-4 हेडिंग फिर डाल देना। सबसे लास्ट में हमारा हेडिंग रहेगा उपसंहार। ये चीज ध्यान रखना। 4 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध मैंने एक वीडियो में बताया है, या निबंध लिखते कैसे वो भी मैंने बताया। YouTube पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको निबंध वाला वीडियो मिल जाएगा। 4 टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध मैंने बता रखा है। लिखते कैसे भाई? जितना अच्छा हेडिंग डाल डाल के लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस है आपको 9 में 9 नंबर मिलने के, ये मेरी गारंटी है। बस आपको देखो, रटने से कुछ नहीं होगा। आप हेडिंग डालो, अच्छे से लिखो, नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जामिनर स्टेप मार्किंग के जरिए नंबर देता है, वो एक एक वर्ड आपका चेक नहीं करेगा, उसके पास लाखों कॉपियां होती हैं। तो बस हो गया, यही था ट्रिक। देखो मैंने बहुत सारे इसमें ट्रिक बताए। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं आएगा फिर भी हम लिख कर आएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आपका भाई, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।